हेलो एवरीवन। हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का, आज उसका डे 01 है। ऐसे ही हम अगले 55 से 50 डेज में हम पूरा कंप्लीट जो सी है वो कवर करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है जब प्रोग्राम रन होता है। हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। बाद में हम एक प्रोग्राम की करेंगे और सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग मैक्स ऑफ दी लोगों की ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक लॉजिक है वो हमारे सभी क्लियर हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें एज अ कंपाइलर की तरह सोचना पड़ेगा। कंपाइलर की तरह सोचेंगे तो हम प्रोग्रामिंग में उतने इफिशिएंट बनेंगे। तो बेसिकली हमारा जो हम पहले जानते हैं कि प्रोग्राम क्या है, उसके बाद हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म। मतलब हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, उससे हम उस पर हमारे जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे एज पर द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। वो प्रोग्राम मतलब क्या होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन होती है। वो इंस्ट्रक्शन किसको देगी? जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर को ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगी। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा। मतलब प्रोग्राम से हम सभी तरह से सराउंडेड हुए हैं। जैसे कि आप जब भी हमारा स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ये रिमोट है, जो स्मार्टफोन में हमारे जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो वो हमें सिर्फ एक यूजर इंटरफेस दिखाया जाता है। पर वो जो बीच का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको लिए जो भी वर्किंग के लिए जो भी लगता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम की कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, जैसे कि स्मार्टफोन ऐप, रिमोट कंट्रोल फॉर टीवी। मतलब रिमोट कंट्रोल फॉर टीवी हम जो भी चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते और टर्न ऑन ऑफ का जो बटन होता है वो भी दबा देते हैं। पर हम सिर्फ एक्शन वो जो यूजर इंटरफेस जो दिया है उस पर एक्शन करते हैं, पर आपको बैकग्राउंड की डिटेल्स नहीं पता है। जो बैकग्राउंड में चलता है, जो हम जो भी हम उस यूजर जो भी करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, जो बैकग्राउंड की वजह से चल रहा है, मतलब पीछे जो बैकग्राउंड में जो चलता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कैलकुलेटर ऐप, मतलब कैलकुलेटर ऐप में क्या करते हैं, हम सीधे 2 नंबर की एडिशन करना है, 2 नंबर की एडिशन करते हैं, हम नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 2 + 3 इज इक्वल टू हमें डायरेक्टली 5 मिल जाता है। पर जो हाँ, हम डायरेक्टली डालते हैं, पर वो जो पीछे बैकग्राउंड में जो काम कर रहा है, उसकी जो काम करता है उसे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से वो वैसे वर्क हो रहा है। बाद में हम उसके बाद जानेंगे कि वाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? देखो, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ की कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, ऐसी कौन सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आपस में जब भी हम बात करते हो तो अपने अपने प्रदेश के हिसाब से जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें हम बात करते हैं। पर ये होगा ये ह्यूमन का। अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है तो मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जो जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? जो भी हम जैसे भी एक्शन परफॉर्म, जो भी हमें काम करवाना है कंप्यूटर से। कंप्यूटर इज अ डम डम डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम उसे बोलते हैं वैसे ही काम करता है। हम उसको जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से माध्यम से देंगे, प्रोग्राम से माध्यम से जो वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। जो मतलब हमें जो भी अभी ह्यूमन टू मशीन अगर हमें जो कम्युनिकेशन करना है तो विद प्रोग्रामिंग वी टॉक टू कंप्यूटर्स टेलिंग देम व्हाट टू डू, लाइक इंस्ट्रक्टिंग अ रोबोट टू मूव और टेलिंग एन ऐप टू सेंड अ मैसेज। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आपको मैं दे सकता हूँ। ह्यूमन तो मतलब मशीन मशीन से जब हमें समझो हमें एडिशन परफॉर्म करनी है, अगर हमें कंप्यूटर पे वो करने का है तो हम सीधा वो एडिशन का जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे। उसकी वजह से हमें जो हम एडिशन का प्रोग्राम लिखेंगे कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन को लैंग्वेज समझती है, मतलब जो भी कंपाइलर उसे हमने जो इंग्लिश में लिखा होता है ना कोड, इंग्लिश और जिस सिंटैक्स के फॉर्म में जो भी लैंग्वेज लिखी होगी उसे कंपाइलर क्या करेगा, उसे मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मशीन मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है वो आगे देखेंगे, जो बाइनरी लैंग्वेज समझता है आपको पता है। अभी वाई वी नीड टू कम्युनिकेट विद मशीन।
मशीन के साथ हमें कम्युनिकेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मतलब अभी देखो, हम सिंपल अभी कैलकुलेटर का ही बताता हूँ। हम अगर 10 इंटू 10 किया तो हम सभी को पता है क्या आंसर आएगा जनरली। जो भी हम बेसिक मैथ पढ़ते हैं उसमें से हमें पता चल जाएगा कि 100 आएगा। पर अगर बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि 1 2 3 4 इंटू 2 3 4 5, ऐसे बड़ा नंबर दिया, तो इसको सॉल्व करने, मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम भी लगेगा और इसमें एरर भी आ सकती है। तो इसको कैसे हम ये कर सकते? इसका एरर और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि 2 फैक्टोरियल है, हम डायरेक्टली बता देंगे 2 इंटू 1। पर अगर 108 का फैक्टोरियल बताना है तो कितना टाइम लगेगा? ऐसा ही है। मतलब हम डायरेक्टली हम अगर उसको कैलकुलेटर और कंप्यूटर पे करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें आंसर एक्यूरेट भी देगा और जल्दी भी दे देगा। हमें प्रोग्रामिंग इसलिए हमें मशीन से कम्युनिकेट करना पड़ा, और उस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम डायरेक्टली, कैन यू गिव प्रोग्राम डायरेक्टली टू द मशीन? ऐसा कभी नहीं होता। मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम को मशीन को नहीं दे सकते। जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना पड़ेगा, मतलब उस मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट, क्योंकि मशीन हमारी लैंग्वेज थोड़ी समझता है, जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं ना कोड, जैसे कि इंट में जो भी सिंटैक्स के हिसाब से हम कोड लिखते हैं। पर मशीन को डायरेक्टली ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो वो रीडेबल लैंग्वेज, मतलब बाइनरी फॉर्म में जो भी डेटा होगा 0101। कंप्यूटर भी कौन सा डेटा उसको समझता है? तो 0101 फॉर्म में जो भी डेटा है वो समझता है। अभी कैन यू गिव अ प्रोग्राम डायरेक्टली टू द मशीन? अभी इस फॉर्म में दिया तो हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली प्रोग्राम ही मशीन को दे सकते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड का लिखा है। ये सिंटैक्स का भी आप कुछ मत सोचो, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है। जो भी प्रोग्राम है उसको जो कंपाइलर है, कंपाइल क्या करेगा? कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके एक मशीन रीडेबल डेटा होगा, मतलब 01 जो भी लैंग्वेज है, 01 बाइनरी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगा, और मशीन उसको समझ लेगा, और मशीन उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन उसको आई है उसी हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करेगा। अभी अगला जो है मशीन लैंग्वेज है, वो क्या करता है? बाइनरी कोड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। पर इसमें चले, अगर हमें मान लो हमें क्या करने का है? अगर हमें जो भी मशीन लैंग्वेज में अगर हमें प्रोग्राम लिखने को बोला तो लिख सकते हैं। ऐसा है नहीं कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। पर हमें वो जो लिखने के लिए, जैसे कि 01, हम नंबर के बारे में सोचे तो हम कितने नंबर याद रख सकते हैं? जैसे कि आपको कितने फ़ोन नंबर बताए? हमें 2-3 ही फ़ोन नंबर पता होंगे। जो भी आपके नज़दीक की जो भी लोग हैं, आपको उनके ही फ़ोन नंबर याद होंगे। पर हम बहुत सारा डेटा, हाँ, आपके जितने भी फ़ोन नंबर सेव है, मोबाइल नंबर है, उतने फ़ोन नंबर आप याद नहीं रख सकते। इसलिए हम नंबर के मामले में हमारी जो भी है मेमोरी पावर थोड़ी कम है। इसलिए हम बाइनरी फॉर्म में कोड लिख सकते हैं, पर हम नहीं यूज़ करते। बेसिकली जो हमारी जो लैंग्वेज हम जो रोज़ रोज़ बोलते हैं, वही लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। अभी क्या है, यही बताया है, चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू रीड, सीपीयू स्पेसिफिक, नॉट पोर्टेबल एंड डिफिकल्ट टू डिबग। बेसिकली उसके अल्टरनेट है असेंबली लैंग्वेज, मतलब इजियर द मशीन लैंग्वेज यूजिंग मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज के नियरेस्ट जो लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो असेंबली लैंग्वेज में। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी थी? सी, पाइथन, जावा, जो कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है बाद में। लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे क्यों लर्न करने की ज़रूरत पड़ी? कैसे लर्न करते हैं? मतलब अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट कोड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर प्रोग्राम लिखना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सभी उसका सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्टेटमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम कोड लिख सकते हैं। एक बार हमने सिंटैक्स जान लिया, बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के फॉर्म में। कोड के फॉर्म में हम हमारा इससे क्या हो रहा है? और कि ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक टास्क कर रहे हैं ना। प्रोग्राम हम सिंटैक्स समझ के प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की वजह से कंप्यूटर जो मशीन वो काम जल्दी करेगा और हाई इफिशिएंसी में करेगा, एरर उसमें कम होंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब जो भी हमें ऐप डेवलपमेंट करने हैं, उसमें भी बैकग्राउंड में बताया था कि जो भी एटीएम मशीन ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि कोई अंदर बैठा है वो आपको पैसे दे रहा है, आपने बोला विड्रॉ इतनी अमाउंट दो, ऐसा अभी अंदर से कोई पैसे निकाल कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमें भी जो भी जब भी आप पिन डालोगे, पिन डालने के बाद वो बिहाइंड बैकग्राउंड पर
बैकग्राउंड पर एक प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम चलने के बाद आपने जितनी भी अमाउंट डाली उतनी अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ होती है और उतनी कैश आप एटीएम से बाहर आती है। और करियर आप, हाँ, और हमें और क्यों लर्न करने चाहिए जॉब्स इन टेक फील्ड्स। टेक फील्ड्स में जो जो भी जॉब है आजकल, जो भी जॉब हो रही है आईटी फील्ड में, उसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर हो गया, उसमें जो भी वेबसाइट रिलेटेड जो भी काम है वो हम इजीली उसको कोडिंग लैंग्वेज को सीख कर, सी एस टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मॉन स्टैक जो पूरा है वो सीख कर आप कर सकते हो। बहुत सारे फुल स्टैक के टाइप से उसमें आप सीख कर अपना करियर कर सकते हो। वाई वाई इज़ लर्निंग प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट। अभी आप समझो, अगर एटीएम है, एटीएम में अगर सभी को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, मतलब सब यूज़र को जो भी उसका प्रोग्रामिंग, अभी ये जो एटीएम मशीन है उसमें कैसा है कि अभी यूज़र को उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं पता चलता, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, तब भी वो हैंडल कर सकता है। पर हमें क्या है, अगर ऐसा मशीन होता, एटीएम मशीन ऐसा मशीन होता कि उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज का भी पता होना चाहिए, तो ऐसा मशीन होता तो 0.1% भी लोग वो एटीएम मशीन नहीं यूज़ कर पाते। इसलिए एटीएम एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एज पर आवर एटीएम उसको प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप पिन डालोगे, जो एटीएम की प्रोसेस होती है वो करोगे, बाद में विड्रॉ जो अमाउंट होती है वो करोगे, तो हमें जितना कैश निकाल सकते हो। पर उस यूज़र को ये ज़रूरत नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड में कौन सा डेटा चल, बैकग्राउंड में कौन सा क्या प्रोसेस चल रही है और कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। पर जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर मतलब जिसने भी एटीएम मशीन डेवलप किया है उसको बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको कोडिंग नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। तो उसको जो स्किल है, स्किल चाहिए, प्रोग्राम कैसे वर्क हो रहा है कैसे हो नहीं, वहाँ कोड प्रोग्राम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मशीन को, तभी वो ऐसा वर्क हो रहा है। बाद में हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते, कीबोर्ड से इनपुट देते वो स्क्रीन पर जो पहला फीचर है क्या, टू रीड फेच इनपुट कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो भी इनपुट हम देंगे तो वो उसको रीड करना, मतलब एनालाइज करना। मतलब मैंने ऐसे डाला हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड जब मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा तो उसको फेच करना, उसको रीड करना। और दूसरा जो फीचर है मतलब डिस्प्ले आउटपुट्स ऑन स्क्रीन, मतलब जो कीबोर्ड से मैं क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। इनपुट देने के बाद जो भी प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वैसे उसी हिसाब से वो हमें आउटपुट जनरेट कर देगा। आउटपुट जनरेट कर देने के बाद वो क्या होगा, जब भी हमारा आउटपुट आउटपुट आएगा वो स्क्रीन पर दिखना चाहिए। ये दो फीचर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं। जैसे कि जा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग हो सकता है, पर जो भी वर्किंग है, वर्किंग के लिए जो भी दो फीचर्स है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली नहीं होता, इनपुट होगा कुछ जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसे मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट किया जाएगा और मशीन वो फॉर्म रीड करेगा। रीड करने के बाद मशीन एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो स्क्रीन पर दिखेगा। बाद में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रोल करता है। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, पर हमें यहाँ सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी समझनी है, वो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस ओएस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार उसकी जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनेगी, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जो भी एग्जीक्यूटेबल रनेबल जो फाइल बनेगी वो अलग अलग एक्सटेंशन होगा उसका अलग अलग। और रन मतलब हमने विंडोज़ पे प्रोग्राम लिखा है, विंडोज़ पे कंपाइल होगा और विंडोज़ पे .exe फाइल बनेगी। तो .exe फाइल बनने के बाद वो रन भी विंडोज ओएस पे ही होगा। ऐसा नहीं कि हमने .exe फाइल बनाई, विंडोज़ पे रन प्रोग्राम किया और हम रन लिनक्स में कर रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी वजह से एरर आएगा, मतलब वर्क ही नहीं होगा उसका। जो भी हमने जिसमें भी इंस्टॉल किया है, जिसमें हमने इंस्टॉल किया है, जैसे कि जीसीसी कंपाइलर हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो जब हम जीसीसी इंस्टॉल करेंगे, मीन GW जीसीसी जो भी हम इंस्टॉल करेंगे, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ मेमोरी का पार्ट उसमें जाएगा। मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसी पार्ट में हम उस जो सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर उसको रन करने के लिए चाहिए वो हम उसमें उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो प्रोग्राम रन करेंगे। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड भी है। अभी वही मैं बता रहा था। मान लो हमने सी में प्रोग्राम लिखा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उसको कंपाइल भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया है, और उसको कंपाइल होने के बाद एक .exe नाम की जो रनेबल फाइल है वो तैयार होती है।
द सी प्रोग्राम विल कंपाइल .exe फाइल दैट कैन बी रन ऑन विंडोज। जो भी रनेबल फाइल बनेंगी वो कहाँ रन होंगी, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ रन होगी। ऐसा मैंने बोला था, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम लिखा है उसी में कंपाइल होगा और उसी में रन होगा। वैसे ही लिनक्स का भी है। लिनक्स का जो एक्सटेंसिबल हमने प्रोग्राम लिखा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद डॉट आउट जो रनेबल रन कमांड डालते हैं, अब रनेबल आगे देखेंगे वो। अगर लिनक्स में चांस मिला, अभी सभी प्रोग्राम हम विंडोज पे करेंगे पर लिनक्स पे कभी चांस मिलेगा तो हम उस पर भी करेंगे, वो रनेबल फाइल मिलेगी। द सी प्रोग्राम विल कंपाइल टू डॉट आउट फाइल दैट कैन बी रन ऑन लिनक्स। जो भी फाइल बनेगी वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बनेगी। अभी मतलब आप जान लो, जो भी फाइल का एक्सटेंशन जैसे टेक्स्ट फाइल है तो वो ओपन कहाँ होगी, नोटपैड सॉफ्टवेयर में। मान लो वर्ड फाइल है वो कहाँ ओपन होगी, MS वर्ड में। और PPT फाइल है वो कहाँ ओपन होगी, PPTX फाइल है वो कहाँ ओपन होगी, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वैसे MP3 फाइल है, ऑडियो फाइल है कहाँ ओपन होगी, विंडोज मीडिया प्लेयर में। वैसे ही अगर हमारा जो कोड जो स्टोर किया है, मान लो .c एक्सटेंशन से एक्सटेंशन से हमने सेव किया है, वो सी सोर्स फाइल है तो वो हाँ सी सोर्स फाइल है। मान लो VS कोड है, कोड ब्लॉक्स नाम की उसके जो आईडी है उसमें हमने उसमें हमने वो प्रोग्राम लिखा और उससे सेव किया। पर जो ओपन भी होगा ना, हमने डॉट सी ओपन भी होगा ना, तो उसी जो सॉफ्टवेयर है उसी में ओपन होगा, ये आप जान लो। अभी जब हमने प्रोग्राम क्या है वो समझ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो कैसे कंपाइल होता है, कैसे उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है, वो सब कुछ जान लिया। अब हम जानते हैं व्हाट इज algorithm. Algorithm is a step by step set of instruction designed to perform a specific task or solve a particular problem. In computer science, algorithms are the foundation for programming, guiding computers to execute tasks efficiently and accurately. मतलब अल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है। मतलब मान लो हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको, ज़्यादा मत लो, पर मैं बता रहा हूँ कि क्या करने का है। दो नंबर को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने का तो कैसे करेंगे, जो अल्गोरिदम कैसा लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट किया, 2 नंबर लिए, इनपुट लिए, कीबोर्ड से हमें जो इनपुट मिलता है वो, बाद में उस पर ऑपरेशन किया, सम इज इक्वल टू A+B ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, सम। ये वेरिएबल डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ये ऑपरेटर्स क्या है वो भी आगे आपको पता चलेगा। आउटपुट द रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस कहाँ स्टोर होगा, सम में रिजल्ट। और बाद में हम एंड कर देंगे, मतलब 2+3 किया इज इक्वल टू सम में जाएगा 5, तो सम 5 जो सम आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। अभी सिंटैक्स मतलब कौन सी भी लैंग्वेज, मतलब हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर हमें पता होना चाहिए, मराठी सीखना है तो मराठी व्याकरण हमें पता होना चाहिए, वैसे हिंदी का भी हिंदी व्याकरण पता होना चाहिए। मतलब कौन सी भी लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो इंग्लिश का ग्रामर है उसका अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग सिंटैक्स है, वैसे ही हमें कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसका भी अलग अलग सिंटैक्स है एज पर द लैंग्वेज। लॉजिक सभी में सेम है, पर जो लॉजिक मोस्ट ऑफ द सेम ही होता है, पर जो सिंटैक्स होता है वो डिफरेंट होता है। आपको इस सी लैंग्वेज में आपको पूरा लॉजिक पर ध्यान देना है। इसमें अगर लॉजिक समझ गए, इसके बाद आप C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, कौन सी भी लैंग्वेज पढ़ोगे, तो आपको डेफिनेटली पूरा समझेगा, उसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आप मतलब जो भी कोड करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। जैसे कि मान लो हमें प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हैं, वैसे ही जावा में जाओगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसमें डालेगा हेलो वर्ल्ड, तो वैसे प्रिंट एफ का लाइन सी आउट C++ में सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दिया। तो मतलब हर एक लैंग्वेज के अनुसार उसका सिंटैक्स बदल रहा है, पर लॉजिक आपको सेम है, ये पता अभी हम लोग कौन सी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अगर सीखनी है तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है, उसका डेटा स्ट्रक्चर सिंटैक्स क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। इसलिए आप इन चीज़ों पे पहले ध्यान दो, बाद में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाओ। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में चले जाते हैं और उधर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो सबमिट कर देते हैं, पर एक्चुअल में इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको सभी बेसिक आना चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमें कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड लाइक अ सी जावा इनटू मशीन कोड और बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट। मैंने अभी बताया था कंपाइलर क्या काम करता है। जो भी हमने लैंग्वेज लिखी है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे अपना जो सेट ऑफ कोड लिखा है, उस प्रोग्राम को हमें मशीन को दिया, मशीन को देने के बाद उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल मतलब उस मशीन के रीडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, और जो रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी उसके बाद वो मशीन लेगा और उसी हिसाब से एक्शन जो भी आउटपुट देना है बाद में वो आउटपुट देगा। आपको ये
पता होना चाहिए कि कंपाइलर मतलब ये जो बाइनरी फॉर्म में डेटा होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब एक कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर काम करता है। मान लो हम दो लोग हैं, और दोनों लोग हैं, और मुझे मुझे सिर्फ हिंदी आती है, मुझे कन्नड़ नहीं आती। तो अगला आदमी अगर कन्नड़ कन्नड़ में बोल रहा है, तो बीच में हम कोई हमें ट्रांसलेटर होना चाहिए, तभी मुझे अंडरस्टैंड होगा वो आगे वाला इंसान क्या बात कर रहा है। नहीं तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अभी कौन सा भी प्रोग्राम हमें रन करना है, कौन सा भी प्रोग्राम हमें रन करना है, तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हम जो भी पूरा कोडिंग करेंगे पूरा वीएस कोड में करेंगे। वीएस कोड में क्यों करेंगे? वीएस कोड ये बहुत ही अच्छा आईडी मतलब क्या है वो जानेंगे हम। व्हाट इज एन आईडी एंड व्हाई यूज वन, व्हाई एन आईडी मेक्स कोड इजियर, हाउ हाउ टू सेट अप ऑन विंडोज, हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन मैक। दीज आर पॉइंट्स, बट हाँ, मैं अगली वीडियो में आपको ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसका जो आईडी क्या है वो हम जान लेते हैं। आईडी क्या होता है? एन आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर सूट दैट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब जान लो, आईडी ऐसा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, नाम में सब कुछ है इसका। जैसे कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में कुछ एरर आएगी, तो उस एरर को डिबग करना है। तो पहले क्या होता था, वो सेट ऑफ प्रोग्राम को अगर एरर आया तो उस एरर पे डिबग करने के लिए अलग सेक्शन होगा, टेस्टिंग के लिए अलग सेक्शन होगा, कोडिंग के लिए अलग सेक्शन होगा, उसको कंपाइल करने में बहुत टाइम लगता था। पर आईडी ऐसा है, इंटीग्रेशन पता है आपको? इंटीग्रेशन 12th में आपको पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जोड़ना। तो बाकी के जितने भी डेवलपमेंट किट्स थे, एडिटर थे, जो भी टूल्स है, उस सभी को एक ही में कर दिया। मतलब हम जान लो, जब भी हम सी का कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद हमें कुछ सजेशन आते हैं। मतलब हमें बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, हमारी तरफ से गलतियां कम हो जाती है उसकी वजह से। जान लो, कोर कंपोनेंट इंक्लूड्स कोड एडिटर, कंपाइलर, डिबगर एंड बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स। और जिसकी फंक्शनलिटीज क्या है? सेंट्रलाइज कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबिंग टू इनहांस वर्कफ्लो एंड एफिशिएंसी, मैंने अभी बताया था। बेनिफिट्स ये है कि इंक्रीजेस डेवलपर प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड ऑन स्विचिंग टूल्स और स्ट्रीमलाइन, अभी मैंने बताया। एग्जाम्पल पॉपुलर आईडीज है, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स है, इंटेलिजेंट आईडी है, एंड पाइचार में अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से वो आईडी भी बदल जाता है। अभी वाई एन आईडी मेक्स कोडिंग इजियर। आईडी कैसे कोडिंग इजियर करता है? जैसे कि स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, मतलब फैसिलिटीज फास्टर कोड बाय इंटीग्रेटिंग इसेंशियल टूल। इसेंशियल टूल यूज करने से वजह से जो भी फैसिलिटीज है वो फास्टर बन जाती है ड्यूरिंग द कोडिंग। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग टाइम स्पेंड ऑन रिपीटेटिव टास्क एंड टूल स्विचिंग। मतलब जो टूल स्विच कर रहे थे इधर से उधर, डिबग करना है इधर जाओ, कंपाइल करना है इधर जाओ, टेस्ट करना है इधर जाओ, जो स्विचिंग में हमारा टाइम जा रहा था, उस टाइम को हमने रिड्यूस कर दिया इसमें, इस आईडी के यूज करने की वजह से। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन चैलेंजिंग प्रोसेस इनटू मैनेजेबल स्टेप। जो भी चैलेंजिंग प्रोसेस थी उसको मैनेजेबल स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। ऑफर्स यूनिफाइड वर्क स्पेस, मतलब कंबाइंस ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन वन इंटरफेस, सभी चीजें एक ही इंटरफेस पे आ गई। कोड ऑटो कंप्लीट, मतलब हम जब भी कोड लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, जब कोड लिखते हैं तो कुछ बीच बीच में सजेशन भी आएंगे। पूरी जो कोडिंग जर्नी हुई तब आपको मैं एक एक इसका टॉपिक भी समझाऊंगा। कंबाइंस ऑल हो गया, ऑटो कंप्लीट भी हो गया। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, मतलब जैसे कि वीएस कोड में आप कोड करोगे, अभी आपको पता चलेगा जब मैं वीएस कोड आपको दिखाऊंगा। जब भी हम कोड करेंगे तो सिंटैक्स हाईलाइटिंग, मतलब कुछ हर एक कोड का जो इंट है उसका कलर अलग होगा, मेन है उसका कलर अलग होगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो सिंटैक्स है वो डायरेक्टली हमें हाईलाइट होता है और हमें अंडरस्टैंडिंग करने में भी वो ईजी जाता है। वर्जन कंट्रोल मैनेजेस कोड चेंजेस एंड कोलैबोरेशन एफिशिएंटली, मतलब हम कभी कभी हो जा क्या वर्जन कंट्रोल, मतलब गिटअब गिटअब रिपोजिटरी, गिटअब रिपोजिटरी आपको पता होगा। मतलब अगर हमारा कभी इस बहुत टाइम के बाद अगर कोड हम रन करते हैं तो रन नहीं होता, तब हमें रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस प्रीवियस वर्जन में जाकर उस वर्जन पर भी हम कोड रन कर सकते हैं। और एरर चेकिंग आइडेंटिफाइज एंड हाईलाइट्स एरर्स इन रियल टाइम, मतलब जो भी एरर है वो डायरेक्टली हमें दिखेगा, और कौन सी लाइन पे कौन सा एरर है वो डायरेक्टली हम जब कंपाइल करेंगे, देखेंगे हम, जब भी हमें पूरी प्रोग्रामिंग सीरीज में हम जब सीखेंगे तभी हमें पता चलेगा, जो भी एरर आएगा वो नीचे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कौन सी लाइन। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे जो लाइन है वो फाइंड करने में हमें इजी हो जाता है, और हम इजीली अपना जो भी काम है वो कर लेते हैं, और एरर सॉल्व करके डायरेक्टली अपने एंड रिजल्ट पर आ जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये मैंने कोड लिया है, मतलब कोड लिखा है। आप पहले इस कोड को समझो क्या है। मैंने जो ऊपर लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और नीचे मेन फंक्शन लिखा है।
हम जो भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग का वो सिंटैक्स है, आप समझ लो क्या है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट इनपुट आउटपुट। ये क्या है, एक लाइब्रेरी। मतलब आप लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में गए, सभी बुक के सेक्शन होते हैं, जैसे मैथ की बुक इधर में लगे, फिजिक्स की बुक इधर में लगे, केमिस्ट्री की बुक इधर में लगे। वैसे ही हर एक जो भी हम जो भी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी यूज़ करने की वजह से क्या होता है, हम जब भी कोड लिखेंगे तो पूरा कोड सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन मतलब उस लैंग्वेज में पहले से कुछ फंक्शन ये डिफाइन हुई है, मतलब पहले से कुछ फंक्शन जो डिफाइन होंगे, वो फंक्शन हम डायरेक्टली उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में हैशटैग इंक्लूड stdio.ch लाइब्रेरी, उसमें से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेन फंक्शन मैंने लिखा, वाइड क्या है मेन, इसके बारे में आप चिंता मत करो, वाइड क्या है, ये रिटर्न टाइप है, आप हम आगे देखेंगे। अभी मैंने लिखा है प्रिंट टैब कोड भी दिया है बाय जेके, ये प्रोग्राम मैंने किया है। अभी ये प्रिंट कोड, हाँ, मतलब प्रिंट टैब के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। आप ये समझ लो, मतलब कुछ भी लिखा, मैंने कुछ भी लिखा, अभी मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा हेलो वर्ल्ड का और ये अपने चैनल का नेम का, तो दोनों हम समझेंगे कि मैंने कैसे किया है। अभी प्रिंट पे, ये प्रिंट पे ऐसे खुद ही नहीं चल रहा है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो इनबिल्ट फंक्शन का जो भी कोड है वो कहाँ कहाँ लिखा होगा, जो हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी है stdio.h में जो भी कोड है, उस फंक्शन इसको यूज़ किया है, वो सभी इसका कोड है, प्रिंट का बैकग्राउंड का जो कोड है वो सभी इधर यूज़ किया है। मतलब मैंने पहले बताया था कि यूज़र और प्रोग्रामर मतलब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन मिलाकर हम कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब प्रोग्राम डायरेक्टली हम पूरा नहीं लिखते, कुछ फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये कोड करके दिखा रहा हूँ। पहले हम एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। मैंने अपना पहला फोल्डर सी सी प्रोग्राम, जो सी प्रोग्राम है उसका फोल्डर हमने पहले बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद आपको VS कोड सभी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आप VS कोड इंस्टॉल करो, MinGW इंस्टॉल करो, जो भी यूट्यूब पे अनादर भी वीडियो होगी, चाहे तो मैं भी अपनी चैनल पे बाद में इसका वीडियो लाऊंगा, तब आपको पूरा प्रोसेस से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी बताया जाएगा, तो इस की इंस्टॉलेशन कैसे करने का है। पर अभी किसी के चल नहीं रहा तो ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकता है, पर आप अभी सीखने लगो, मतलब ज़्यादा टाइम मत गवाओ। जैसे कि हम अब मैं अपना VS कोड है ओपन करता हूँ, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अभी मैं ओपन फोल्डर करूँगा, ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। डेस्कटॉप पे चला जाने के बाद हमने कौन सा फोल्डर बनाया अभी, सी प्रोग्राम 1, ये फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट करने के बाद दिख रहा है, इधर फोल्डर दिख रहा है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी अभी हम फर्स्ट डे, तो डे 01.c, ऐसे ही हमारा मैंने बताया था कि 50 से 60 दिन हमें पूरी सी बेसिक से लेकर एडवांस तक को, लास्ट में हम 2 प्रोजेक्ट भी सी में बनाएंगे। आपको लगता है सी में प्रोजेक्ट नहीं बनते, पर सी में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। मतलब अब मैंने स्टार्ट किया। पहला जो काम होता है हमें क्या करने का है, पहला काम है वाइड मेन। वाइड मेन कौन सा भी वाइड वाइड रिटर्न टाइप है, हम बेसिकली रिटर्न जब जीरो करना होता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो हम वाइड रिटर्न डेटा टाइप है हम यूज़ करते हैं, रिटर्न डेटा टाइप। अभी अभी मैंने यूज़ किया वाइड मेन, जो नाम का फंक्शन है उसको, मेन फंक्शन को यूज़ किया। फंक्शन जो भी फंक्शन होता है उसके ओपन 2 पैरेंथेसिस होते हैं, पर हमें हमें प्रिंट एफ ऐसे लिख दिया है, वही देखो ये रेड रेड दिखा रहा है, मतलब एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, मतलब हम वो बताएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका मीन। हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, मतलब आपका नाम भी लिख सकते हैं और प्रिंट कर कर देख सकते हैं। मैंने अभी ये किया, अभी रन होता है कि नहीं आपको देखो, अभी कुछ एरर आएगा। अभी ये डायरेक्टली हो जा रहा है, कभी कभी हमें stdio.h लाइब्रेरी को नहीं भी किया तो भी चलता है, पर हमेशा आपको जो stdio.h ये डिपेंड ऑन आईडी करता है, तो हमें क्या करने का है, हमेशा हमेशा आपको अपने जो प्रोग्राम है उसमें stdio.h जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है वो हमें यूज़ करना है। किया, सेव किया, अभी भी अभी दिखा, हमने कंपाइल किया और हमारा हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो गया।
वैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो चैनल का नाम है, क्या नाम है उसका, कोड विद AI बाय जेकी, कोड विद AI बाय जेकी, ये चैनल का नाम है। अभी देखो मैं ये प्रिंट करके देखता हूँ, कोड दिया है बाय जेके, और जितने भी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिए वो प्रिंट हो गए। इसी प्रकार से आपको अगर कुछ लगता है कि ये कंपाइलर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में कोई तकलीफ आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली वीडियो में जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है VS कोड का और मिन का, मेरे पास दो टेक्निक है, दोनों चाहे तो मैं बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आज का कोड आपको करना है और अगर कुछ रन नहीं हुआ, तभी भी आप ऑनलाइन कंपाइलर जाकर आज का कोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हमारे सीरीज में बने रहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और स्कैनअप जो फंक्शन है वो देखेंगे। अभी क्या है स्कैनअप, क्या होता है, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।